मैं डॉक्टर लता व्यास, सह आचार्य इतिहास, चौधरी बल्लूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान से आज हम वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक या आरंभिक काल, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता मूलतः दो भागों में बटी हुई थी, ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक या आरंभिक वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता वेदों से निकली है और वैदिक सभ्यता का तात्पर्य वैदिक साहित्य में वर्णित सभ्यता से है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक साहित्य में 4 वेद हमारा उससे तात्पर्य है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की अपनी संहिता है तथा प्रत्येक संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ है। ये सभी वैदिक साहित्य का ही भाग है। संहिताओं में मूलतः सूक्त या ऋचाएँ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है। आरण्यक के ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा परिशिष्ट है, जिनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। उपनिषद ग्रंथ तत्वज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। वेद मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। ये मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत है। वैदिक काल मूलतः 2 भागों में बटा हुआ है। ऋग्वैदिक या आरंभिक वैदिक काल, जिसका ज्ञान ऋग्वेद संहिता में दिए गए विवरण से होता है और जिसका कालखंड अनुमानतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी शेष वैदिक साहित्य से होती है और उत्तर वैदिक काल का समय अनुमानतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। लेकिन यह कालक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि आर्य लोग बाहर से आए थे और सिंधु सरस्वती संस्कृति वैदिक संस्कृति से पूर्व की है। इन दोनों ही मान्यताओं को नवीन अनुसंधानों और तथ्यों के प्रकाश में अब स्वीकार कर पाना मुश्किल है। अब प्रश्न उठता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो आर्यों की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है। आर्य ये माना जाता है, ये मान्यता प्रमाण पुष्ट तो नहीं है, इस बारे में हमने कई बार बात करी है, लेकिन ये कहा जाता है कि यह कालक्रम विदेशी विद्वानों द्वारा इस मान्यता के आधार पर रखा गया था कि आर्य लोग बाहर से भारत में आए और उन्होंने आक्रमणकारियों के रूप में यहाँ प्रवेश किया। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बहुत प्रारंभिक काल से रह रहे थे। यहाँ उनकी सभ्यता का अभ्युदय ऋग्वेद काल में ही दिखाई देता है। उनकी सभ्यता का विकसित चरण उत्तर वैदिक काल में दृष्टिगोचर होता है। आर्यों की भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आर्यों का भौगोलिक केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र है, जो उनका मूल निवास स्थान जान पड़ता है। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ है सिंधु, सरस्वती, शतुद्रादि, सतलज, विपाशा, व्यास, परुष्णवी, रावी, चेनाब और झेलम। इन 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र। ऋग्वेद में इन 7 नदियों का वर्णन मिलता है और इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। अब हम आर्यों के राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन में सबसे पहले हमें राजनीतिक इकाइयाँ मिलती है, जो जन, पंचजन और दासराज्य युद्ध से संबंधित है। ऋग्वैदिक आर्य अनेक जनों या कबीलों के रूप में संगठित थे। एक जन में एक वंश परंपरा के सभी व्यक्ति होते थे, जिन्हें समान नाभि वाले माना जाता था। एक जन के व्यक्ति दूसरे जन के व्यक्तियों को अनन्याभि भी कहते थे। ऋग्वैदिक युग में ये जन ही राज्यों की सबसे छोटी इकाई माने जाते थे। हम बात करें पंचजन की तो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में पंचजना या 5 जन का उल्लेख किया गया है। ये पंचजना या 5 प्रमुख जन थे: पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रुहु।
फिर हम बात करें, ऋग्वेद में एक दास राज्य या 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 10 दास जनों के राजाओं के संगठन द्वारा भरत नामक जन के राजा सूरदास के विरुद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सूरदास की विजय हुई। और इस दास राज्य युद्ध में भरत जन के राजा सूरदास के विरुद्ध युद्ध करने वाले 10 जन थे। राजा की स्थिति के बारे में हम बात करें तो ऋग्वेद में जन के अधिपति के लिए राजन या राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन राजतंत्र बहुत सतही और सीमित प्रकार का जान पड़ता है, जो अपनी उदीयमान अवस्था में है और जिसका सतही और सीमित प्रकार आधार कुछ जनतंत्रात्मक है। संभवतः जनों के मध्य पारस्परिक युद्धों की स्थिति में जन विशेष के नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी, जिसे राजन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ऋग्वेद में राजा को जन का रक्षक, गोप या जनस्य कहा गया है। अब हम बात करते हैं सभा और समिति की। तो राजकीय पदाधिकारियों में राजा की सहायता हेतु 3 प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी होते थे। सभा और समिति नाम की 2 महत्वपूर्ण जनसभाओं का उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जो तत्कालीन राजनीतिक संगठन का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटक थे। सभा एवं समिति के वास्तविक स्वरूप के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। समिति एक आम जनसभा प्रतिनिधि होती थी और जिसमें विश्व या जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे। इसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था और समिति के लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व था, इसलिए समिति में सहभाव और सामंजस्य की कामना की गई थी। सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। एक अन्य स्थल पर सुजात, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। ऋग्वेद में आने वाले इस प्रकार के उल्लेखों से ये ज्ञात होता है कि सभा अनुभवी, वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक संस्था थी। सभा का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना और न्याय वितरण में उसकी सहायता करना था। सभा और समिति, इन दोनों जनप्रतिनिधि सभाओं का राजा पर बड़ा नियंत्रण था। हम बात करें न्याय व्यवस्था की, तो तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित और सभासदों की सहायता से न्याय कार्य करता था। अपराधों में पशुधन की चोरी एक सामान्य अपराध था। यद्यपि चोर अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि भी चुरा ले जाते थे। आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, द्यूत, क्रीड़ा में बेईमानी आदि के उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलते हैं। मृत्युदंड की प्रथा सामान्यतः प्रचलित नहीं थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।